जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, हम बहुत ही शानदार आरपीएफ की प्रैक्टिस सेट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5वां है दोस्तों। यह आपके आरपीएफ जीके जीएस का रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल इस क्लास के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू से क्लास अंत तक वॉच कर लेना साथियों। आप सभी को पता है जो भी स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। गिने चुने अगर देखा जाए तो 25 से 26 दिन ही है दोस्तों। अगर आप सही में डेडिकेट्स के साथ पढ़ रहे हैं तो शुरू से अंत तक क्लास को वॉच करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट डेली लगाना दोस्तों आपको, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। आपको हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में टिक करना है दोस्तों। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करते हुए, मतलब हर एक डिटेल से सॉल्व करते हुए चलेंगे दोस्तों, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर ना जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है ना? ये भारत का पंजाब है, बताइए। कोटडीजी, बनावली, बालू या रोपड़। दोस्तों ये रेलवे एग्जाम में, रेलवे के किसी न किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप लोग इनके कमेंट करिए क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो बिल्कुल अगर आप लोग रोपड़ टिक कर रहे हैं, अगर आप रोपड़ टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर आप डी ऑप्शन को टिक करें तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसकी बात करें दोस्तों, ये सतलज रिवर पर स्थित है दोस्तों, सतलज रिवर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ये किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट करके बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट करके बताइए। इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, कमेंट करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए? बहुत ही शानदार। 2, 3, 4 या 5? क्या होगा इसका सही जवाब? ये दोस्तों ग्रुप डी में पूछा था क्वेश्चन, एक बार जल्दी से बताइए। 2022 की बात है, बताइए दोस्तों। अगर आपको आंसर आता है तो बिल्कुल, अगर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करें तो आपका, एक मिनट हम पेंसिल सेलेक्ट करते हैं, क्या सेलेक्ट कर लिया। अगर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करें तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप सी ऑप्शन को टिक करें तो आंसर बिल्कुल सही है। वो 4 कौन कौन से दोस्तों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला दोस्तों ध्यान रखना, पहला ब्राह्मण जीवन गुजारना, ब्राह्मण पहला है, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण है, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना, दूसरा कौन सा है दोस्तों? गृहस्थ। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, आपको चारों के नाम पता होना चाहिए। गृहस्थ हो गया, और जो तीसरा है दोस्तों, वो तीसरा कौन सा जीवन बिताना दोस्तों? गृहस्थ के बाद आप ध्यान रखना दोस्तों, वनव्रस्त लिख लो, वनप्रस्थ वनप्रस्थ। और चौथा है वो लास्ट जीवन व्यतीत करना, सन्यासी। ये 4 है दोस्तों। इनकी किस किस उम्र में ये मतलब निकालना है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, ये यहां पर लिख लो, इनके आगे ही मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो ये है 0 से 25 की एज के बीच में, ये आपको ब्राह्मण का जीवन यहां पे व्यतीत करना था। और गृहस्थ की बात करें तो 25 से 50, ये 50 से 70 है, 70, और ये 70 से 100 के बीच में। ठीक है, तो ये चारों ही दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछा गया एनटीपीसी के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना साथियों, जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। बिल्कुल आपके लिए ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं इस क्लास से। तो निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या सू नहर? बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर आप लोग स्वेज नहर टिक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। स्वेज नहर की बात करें दोस्तों, ये किसको किससे जोड़ती, किसी को पता है? तो ध्यान रखना, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती नहर, भूमध्य सागर को, ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है ये नहर, लाल सागर से जोड़ती है। एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो पनामा नहर है दोस्तों,
अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों स्वेज नहर की और बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना इसका निर्माण हुआ था 1869 में। स्वेज नहर का निर्माण एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्वेज नहर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पूछा ही क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी नहर है दोस्तों। 1869 में इसका निर्माण हुआ था, 1869 में इसका निर्माण हुआ था। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण किसी को पता है? 1956 के समथिंग, 1956 के समथिंग इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों मिस्र में स्थित है, ये नहर मिस्र में लगे हाथ, ये भी ध्यान रखो, मिस्र में इसकी लोकेशन है, मिस्र के सिनाई में है ना, मिस्र, यहाँ पे सही से नहीं लिखा रहा, ठीक है। तो मिस्र ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुरू से अंत तक वॉच करना। अगर आप लोग सही में दोस्तों डेडिकेट से पढ़ रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही शानदार कंटेंट आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? पांड्या वंश ने, चोल वंश ने, चेर वंश ने, या पल्लव वंश ने? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। स्टैटिक जीके का पोर्शन भी अच्छा खासा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अगर आपको दोस्तों जीके जेस में अच्छा स्कोर करना है ना, तो ध्यान रखना दोस्तों, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस, ये इन 3 सब्जेक्ट में पकड़ बना लो दोस्तों, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मोस्टली बच्चे रीजनिंग और मैथ कर लेते हैं, जीके जेस में रह जाते हैं दोस्तों, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको 3 ही सब्जेक्ट बनाए, इन पर अपनी कमांड अच्छी खासी बना लो दोस्तों। तो अगर आप लोग पल्लव वंश टिक कर रहे हैं मेरे वीरों, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। पल्लव वंश में किस राजा ने निर्माण करवाया? तो दोस्तों ध्यान रखना, नरसिम्हा वर्मन प्रथम। लिख लो दोस्तों, राजा का नाम लिख लो, नरसिम्हा वर्मन प्रथम। यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो नरसिम्हा वर्मन प्रथम, यहां पर मैं लिख देता हूं नरसिम्हा वर्मन प्रथम। राजा का नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको दोस्तों यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की सूची में किसी को पता है? यूनेस्को की सूची में, तो मेरे वीरों इसको यूनेस्को की सूची में 1984 में शामिल किया, 1984 में। और दोस्तों साथ में 1984 में एक और मंदिर शामिल किया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसको भी दोस्तों 1984 में ही शामिल किया गया। लोकेशन ध्यान रखना, तमिलनाडु में है ये, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों ध्यान रखना, दर्रों से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है रेलवे के, ठीक है। आरपीएफ की, चाहे आरपीएफ की तैयारी करो, कांस्टेबल की, एक क्वेश्चन फिक्स है। हम दोनों ही लेवल का कंटेंट सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, दोनों ही लेवल का कंटेंट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही लेवल का कंटेंट सॉल्व कर रहे हैं। बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, या बोरघाट दर्रा बताइए। तो मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है वो रोहतांग दर्रा। रावी नदी का उद्गम स्थल है तो रोहतांग दर्रे से, रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे से। अटल सुरंग दोस्तों यहीं से निकलती है, ठीक है। रावी नदी उद्गम है दोस्तों, ये रावी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, कुल्लू मनाली से, ठीक है। तो अगर, और इसकी लोकेशन क्या है भाई, ये कहां पे है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, हिमाचल प्रदेश का। एचपी लिख रहा हूं शॉर्ट में, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश का है। ये बारालाचला दर्रा दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी कहां का दर्रा है? एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ये भी बारालाचा दर्रा कहां का है? हिमाचल प्रदेश का दर्रा। आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों। ये किसको जोड़ता है दोस्तों? मंडी को लेह से जोड़ता है, लिख लो। ये दर्रा किसको जोड़ता है? मंडी को लेह से, मंडी को लेह से। ये लेह क्या है दोस्तों? ये लद्दाख का शहर है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ये लद्दाख का लेह शहर, ठीक है, ये ध्यान रखना। जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर का है दोस्तों, यहां पे लिख लो जम्मू कश्मीर। ये किसको किससे जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, लिख लो जम्मू, ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का दर्रा है, नाम से ही पता चला जम्मू को श्रीनगर से, तो ये जम्मू कश्मीर का ही दर्रा है। बोरघाट दर्रा पुणे को महाराष्ट्र, पुणे को मुंबई से जोड़ता है ना, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, या मुंबई को पुणे से लिख लो, या पुणे को मुंबई से, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पुणे से जोड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे थे दोस्तों जो आपको अच्छे से दिमाग में रखने दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन,
आप अच्छे से तैयारी करिए, मैं आपका अच्छे से रिवीजन कराऊंगा क्लास में, ठीक है। बस क्लास को शुरू से अंत तक वॉच करना, मैं साथियों सही कह रहा हूँ, आपको अच्छा खासा नया कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हम खुद से पढ़ते हैं और किसी की वीडियो देख के पढ़ते हैं, बहुत अंतर होता है दोस्तों। हम किसी की वीडियो देखकर पढ़ते हैं तो उसमें हमारे माइंड में जल्दी क्रैक हो जाता है, हाँ ये है, ठीक है। लेकिन हम सेल्फ करते हैं तो 2-1 दिन याद रहता है, फिर वो भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम वीडियो देखकर पढ़ते हैं किसी की, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी वीडियो देख के, किसी की भी वीडियो देखकर पढ़ते हैं तो हमें जल्दी हमारे माइंड में क्रैक करता है ना। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण स्थान क्या है बताइए? केंद्रक, केंद्रिकाएं, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है ना। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा ग्रह, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है इसे। तो हमारा जो आंसर होगा वो राइबोसोम होगा दोस्तों। क्या होगा? राइबोसोम होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल जाएगा। अब दोस्तों कोशिका की खोज किसने करी दोस्तों? इसकी खोज किसने करी, किसी को पता है? रॉबर्ट हुक ने। आप सभी को पता होगा दोस्तों, रॉबर्ट हुक, नाम लिखना दोस्तों, रॉबर्ट हुक। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। कब करी है ये भी पूछा जाता है, 1665 में। लिख लो, रॉबर्ट हुक ने कब करी? 1665 ईस्वी में इसकी खोज करी है। अब दोस्तों ध्यान रखना, कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है ना, न्यूक्लियस, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हो, उसकी खोज किसने करी? कोशिका के केंद्रक की खोज किसने करी? कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक, उसकी खोज किसने करी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से भी। तो ध्यान रखना, कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। रॉबर्ट ब्राउन, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। वो रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन, इसको मैं सही से लिख देता हूं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं एग्जाम में। रेलवे तो दोस्तों, रेलवे के लिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस देता है दोस्तों रेलवे एग्जाम साइंस के, ठीक है। तो यहां पर आप लोग नाम ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कब करी, तो आप इसकी डेट भी ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने करी थी समथिंग 1831 की ईस्वी के समथिंग, हाँ 1831 में, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 7। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं फैक्ट्रोस के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में या स्टार्च के रूप में? बताइए। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, प्रोटीन जो टूटता है वो किस में टूटता है दोस्तों? बताइए, किसी को पता है? प्रोटीन को पचाने का एंजाइम्स कौन सा है, किसी को पता है? पहले तो आप इसका आंसर करिए। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है, तो अगर आप सुक्रोज टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? बताइए। संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे गुरुजी, सामवेद। क्या है? सामवेद, सामवेद है दोस्तों। इसके जो सामवेद के दोस्तों संकलनकर्ता कौन है, किसी को पता है? संकलनकर्ता सामवेद के संकलनकर्ता कौन है? तो ध्यान रखना, भरत मुनि है दोस्तों। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, भरत मुनि, ठीक है। इसके संकलनकर्ता कौन है? भरत मुनि है दोस्तों। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसका दोस्तों उपवेद क्या? गंधर्व वेद। उपवेद क्या है इसका? उपवेद एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, उपवेद। मेरे वीरों, इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद दोस्तों कर्म प्लस कांड से संबंधित है, कर्म कांड से संबंधित है यजुर्वेद, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कर्म कांड से संबंधित कौन सा वेद है? कर्म कांड, ठीक है। गद्य और पद्य में लिखा गया वेद है दोस्तों, गद्य और पद्य में। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखोगे? गद्य और पद्य में एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, गद्य और पद्य। अथर्ववेद दोस्तों आप सभी को पता, औषधि वगैरह से संबंधित है, औषधि वगैरह से, है ना, चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है ये वेद। ये सबसे नया वेद है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा। ये सारे ही फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सबसे पुराना वेद की बात करें गुरुजी, सबसे पुराना है तो वो है ऋग्वेद। लिख लो यहाँ पे फैक्ट, सबसे पुराना वेद है ये, फैक्ट ध्यान रखना, सबसे पुराना है। पुराना और नया मैंने आपको बता दिया, नया अथर्ववेद है, पुराना कौन सा ऋग्वेद है। इसके अंदर दोस्तों 1.5 लाख शब्द हैं। कितने हैं? 1.5 लाख शब्द हैं। इस ऋग्वेद का दोस्तों उपवेद लिख लो आप लोग, इसका उपवेद लिख लो। उपवेद, उपवेद बहुत इंपॉर्टेंट है, उपवेद। इसका ऋग्वेद का आप लोग उपवेद लिख लो, उपवेद। उपवेद आपको ध्यान रखना है, इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। क्या है मेरे वीरों? आयुर्वेद है। आयुर्वेद लिखो दोस्तों, आयुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। आयुर्वेद, आयुर्वेद ये नहीं है, ठीक है, आयुर्वेद। और दोस्तों इसके जो संकलन करता है वो किसी को पता है? इसके जो संकलन करता है वो वेद व्यास है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारा ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं पीडीएफ मिल जाए इस क्लास की, तो बिल्कुल आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल हम इसमें देरी नहीं करेंगे, फटाफट से 2024 करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर किसी को पता तो मुझे ये भी बता दो, पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस कब हुई थी? पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग, आयोग समिति ना, पुनर्गठन आयोग समिति, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी, कब हुई थी बताइए? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर फजल अली आयोग, डॉक्टर फजल अली, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था दोस्तों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम लिख लो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये दोस्तों ध्यान रखना 1956 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1956 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किराना, मेवाती, आगरा या ग्वालियर। अगर आप लोग मेवाती घराना टिक कर रहे हैं तो ये आपका आंसर पूर्णतः सत्य है दोस्तों। ये घराने वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का बहुत ही शानदार टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? पहले चलो मैं आपका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ। हॉकी के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बैटन कप, बैटन कप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजलान शाह ट्रॉफी, अजलान शाह कप, अजलान शाह, अजलान शाह कप, अजलान शाह कप, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1, 2 और तीसरा आगा खां कप, आगा खां कप, आगा खां कप, ये आपको ध्यान रखना, आगा खां कप, ठीक है। और कौन कौन से ध्यान रखना है? रणजीत कप, रणजीत कप, रणजीत कप ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन सा ध्यान रखना? सुल्तान शाह कप, सुल्तान शाह कप, सुल्तान शाह कप, बेगम रसूल कप, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेगम रसूल कप, बेगम रसूल कप, बेगम रसूल कप, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेगम रसूल कप भी इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान रख सकते हैं सिंधिया गोल्ड कप, लिख लो, सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप। अब कुछ यहाँ पर नाम और भी हैं दोस्तों, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, ठीक है। गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, जैसे आप नेहरू ट्रॉफी हो गया दोस्तों, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी ध्यान रखना, इंदिरा ट्रॉफी ध्यान रखना, ठीक है, सुल्तान हो गया, सिंधिया हो गया, बेगम रसूल कप, ये तो हो गया, सुल्तान हो गया, ठीक है। और रतन टाटा ट्रॉफी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों और एक और आता है दोस्तों, जैसे वो नहीं है, गुरसॉप कुछ नाम आता है दोस्तों, वो भी कप ध्यान रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो वो ध्यान रहे ना रहे, लेकिन ये कप ध्यान रखने हैं, फुटबॉल से संबंधित ये कप बार बार पूछे जाते हैं, और बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ट्रॉफीज आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यहाँ इसको काट के आप राज्य लिखिए, यहाँ पर राज्य है दोस्तों, क्या लिखूँ? यहाँ पर मैं एरो बना के लिखे आ रहा हूँ, राज्य लिखिए, किस राज्य में स्थित है बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। असम, गोवा, झारखंड, तेलंगाना।
तो अगर आप लोग झारखंड रांची टिक कर रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही है आपका जवाब। झारखंड रांची में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डाबोलिम दोस्तों इसमें है, डाबोलिम असम में है। डाबोलिम, डाबोलिम हवाई अड्डा, डाबोलिम अड्डा, अड्डा लिख रहा हूँ हवाई अड्डा, ठीक है, ध्यान रखना, डाबोलिम अड्डा। सॉरी ये माफ़ी चाहता हूँ, ये गोवा का है, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने उसका बता दे, डाबोलिम अड्डा, ठीक है, ये सही है। ये यहाँ पर आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लो, ये असम का नहीं है, ये गोवा का है, माफ़ी चाहता हूँ साथियों, ये यहाँ पर ये गोवा का है, गोवा का है, ठीक है। अब असम का दोस्तों, असम का भी ध्यान रख लो, असम में भी एक पूछा डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ अड्डा है ना, डिब्रूगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपके असम का है, ध्यान रखना दोस्तों, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विस्तार है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, प्रस्तावना या डीपीएसपी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं? तो बिल्कुल हमारा डी विल बी द राइट आंसर। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से बोरो किया हमने, आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड के संविधान से बोरो किया, आयरिश के संविधान से, है ना, आयरलैंड के संविधान से बोरो किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसे बोरो किया है। और क्या ध्यान रखना है? और ध्यान रखना, ये भाग 4 में है, किसमें भाई? भाग 4 में, भाग 4 में है। और इसके अनुच्छेद ध्यान रखना, 36 से 51 इसके अनुच्छेद ध्यान रखना, ये बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद ध्यान रखना 36 से 51, 36 से 51 ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां, 70वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है? करंट अफेयर का बहुत ही शानदार है। कंतारा, अट्टम, ऊंचाई या थिरुचित्रम्बलम फिल्म, बताइए। अगर आप अट्टम टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अट्टम फिल्म दोस्तों बिल्कुल सही है। इसी फिल्म को दोस्तों ध्यान रखना बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड भी मिला है। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेस्ट एक्टिंग का फिल्म 2024 में किसे मिला, तो ध्यान रखना अट्टम मूवी है दोस्तों। इसके जो निर्देशक है आनंद एकरशी, ध्यान रखना आनंद एकरशी डायरेक्टर है ना, जिसको आप डायरेक्टर कहते हैं, आनंद एकरशी, आनंद एकरशी, एकादशी, ठीक है, आनंद एकदर्शी लिख लो, एकदर्शी, आनंद एकदर्शी इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। और ये फिल्म दोस्तों मलयालम फिल्म है। कौन सी फिल्म है? मलयालम फिल्म है। ये फिल्म कैसी है? मलयालम फिल्म है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 70वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी दोस्तों, किसी को पता है? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1954। और इस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, बताइए? सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, लिख लो, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। सूचना प्रसारण मंत्रालय कौन है दोस्तों वर्तमान में, किसके पास ये मिनिस्ट्री है, बताइए? सूचना प्रसारण मंत्रालय, उनके द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है, के द्वारा, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, पोंगल त्योहार किस देवता को समर्पित है? अग्नि देवता, सूर्य देवता, गंगा देवी या सरस्वती? तो बिल्कुल इसमें समय नहीं गवाएंगे, तो हम टिक करेंगे सूर्य देवता दोस्तों। ये जो पोंगल त्योहार है दोस्तों, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में दोस्तों। क्यों मनाया जाता है? फसल की कटाई की खुशी में, लिख लो, फसल कटाई की खुशी में, फसल कटाई की खुशी में, है ना। सीधे एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं कि फसल कटाई की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये सीधे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इनको अच्छे से रीड आउट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? जापान, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फ्रांस? सभी वीर बताएंगे कमेंट करके। तो अगर आप लोग जापान टिक करें तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। जापान की राजधानी भी बता दो, मुझे लगे हाथ, जल्दी से इसकी राजधानी बताओ भाई, सभी वीर राजधानी बताएं। जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। मुद्रा क्या है बताइए अगर किसी को पता है? रियाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, केंद्र सरकार की पहली योजना किससे संबंधित है? चिकित्सा सब्सिडी से,
एलपीजी सब्सिडी से, बालिका छात्रवृत्ति से या स्नानगृह निर्माण से? बताइए दोस्तों। अगर आप लोग स्टूडेंट्स एलपीजी सब्सिडी टिक कर रहे हैं तो ये आपका जवाब बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखिएगा स्टूडेंट्स, क्लास को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया स्टूडेंट्स, एक लाइक तो बनता है, इतना शानदार कंटेंट आपके रिवीजन के लिए चल रहा है, तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है मेरे भाई, वहाँ तक इस क्लास को शेयर करिएगा। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप लोग अपने सभी भाई बहनों तक शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो दोस्तों, ठीक है। गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? लावणी, रऊफ, बिहू या घोड़े मोदली? बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बताइए। तो अगर आप लोग यहां पर डी ऑप्शन की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपका यह जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का पूर्णतः आंसर सत्य है। क्वेश्चन 19वां, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। बताइए दोस्तों 2024 में, बताइए दोस्तों। सीएम और राज्यपाल, हमारे 28 राज्य हैं दोस्तों, उन सभी के दोस्तों सीएम और राज्यपाल अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में, ठीक है। और मोदी कैबिनेट 3.0 ये जो मिनिस्ट्री मिली है दोस्तों, वो भी याद कर लेना। करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अभी पूछा था ना मैंने कि सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना। बताइए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, चलिए एक एक को हम तोड़ते हैं, ठीक है। पहले तो हमारा जो आंसर है हम उसका आंसर टिक करेंगे आंध्र प्रदेश दोस्तों। तो पहले तो इसका आंसर टिक करो एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर जी किसके राज्यपाल है मेरे वीरों? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, आप लोगों को यह ध्यान रखना। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मेरे वीरों ये असम राज्य के राज्यपाल है, असम राज्य के राज्यपाल है, असम राज्य के राज्यपाल है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं शिव प्रताप शुक्ल, शिव प्रताप शुक्ल मेरे वीरों ये किस राज्य के हैं? तो हिमाचल प्रदेश, लिख लो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है मेरे वीरों, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान की मेरे वीरों, तो ये केरल राज्य के राज्यपाल हैं, केरल के राज्यपाल हैं दोस्तों, ठीक है। और कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के कौन है भाई राज्यपाल? कर्नाटक के थावर चंद्र गहलोत, लिख लो थावर चंद्र गहलोत। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है दोस्तों। और भी देख लो एग्जाम की दृष्टि से, अगर आप देखना चाहें तो और भी लिख लो दोस्तों, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो दोस्तों, जैसे बिहार हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया है ना। चलिए इनका बिहार में कौन है दोस्तों? बताइए बताइए दोस्तों। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, लिख लो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये मेरे वीरों ध्यान रखना है। ये आपके कहाँ के हैं? बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश के ध्यान रख लो, थोड़ा सा नाम अलग है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। केवल्य त्रिविक्रम परनायक, लिख लो केवल्य त्रिविक्रम परनायक, केवल्य त्रिविक्रम परनायक, केवल्य त्रिविक्रम परनायक, त्रिविक्रम परनायक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक परनायक, ठीक है। एमपी के भी लिख सकते हो दोस्तों, एमपी के मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये लिख लो मंगूभाई छगन भाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये आप ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट राज्यपाल थे मैंने आपको बताएं, और हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब बताएं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट डाल दो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे वीरों इसका जो आप आंसर टिक कर रहे हैं, तो अगर आप ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों लिरिंग्स के पास स्थित होती है, लिख लो LY, थोड़ी स्पेलिंग पे मत जाना, LYRN
एक्स लिरिंक्स के समीप स्थित होती है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, समीप स्थित होती है, स्थित होती है, ये आपको ध्यान रखना। और ये दोस्तों होती है, और ये किससे बनती है दोस्तों? आयोडीन और प्रोटीन से बनती है दोस्तों, आयोडीन और प्रोटीन से बनती है, आयोडीन और प्रोटीन से बनती है, आयोडीन और प्रोटीन से बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, से निर्माण होता है, आयोडीन और प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। और दोस्तों शरीर में दोस्तों जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं उन पर ये नियंत्रित बनाए रखती है, उपपचाय क्रियाएं जो होती है उन पर ये नियंत्रित बनाए रखती है। आपको ये भी ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि दोस्तों। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लो। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शास्त्र नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है? कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम। पहले तो मैं इनकी लोकेशन लिखता हूं। तो कथक आपका यूपी का शास्त्र नृत्य है दोस्तों। कथकली कंफ्यूज मत होना, ये केरल की है। हमारे भारत में केरल एक ऐसा राज्य स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है दोस्तों, 2 शास्त्रीय नृत्य हैं केरल। ठीक है, कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, ध्यान रखना। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। ठीक है मेरे वीरों, ये आपके तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है। अगर मेरे वीरों इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो कथक यूपी का होगा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित ये नृत्य है दोस्तों। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, कथकली की बात करें दोस्तों तो महाभारत और रामायण पर आधारित है, महाभारत और रामायण की कथाओं पर आधारित है, रामायण की कथाओं पर आधारित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र? टर्शरी सेक्टर यार, यानी कि आप सी ऑप्शन को टिक करें तो ये आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन 23, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1914 में, 1915 में, 1916 में या 1917 में? सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 1946 में इसका सही, यहां पर इसका लिख देता हूं। स्थापना किसने करी? इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक फाउंडर कौन है? फाउंडर, इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? ठीक है, फाउंडर कौन है तो ध्यान रखना, इसके जो फाउंडर के नाम है वो ध्यान, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके संस्थापक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 में, 1765 में, 1760 में, 1790 में? सबसे पहले दोस्तों आप इसका आंसर टिक कर लें, ये 1790। अब कहानी सुनिए, सन्यासी विद्रोह ये हुआ कहां था? पहले तो आप ये ध्यान रखें, बंगाल में हुआ था दोस्तों, बंगाल में। इसका कारण जानिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि बंगाल में उस समय क्या पड़ा हुआ था? अकाल पड़ा हुआ था बंगाल में, अकाल यानी सूखाग्रस्त था, अकाल पड़ा हुआ था दोस्तों। उस समय बंगाल में क्या था? अकाल पड़ा हुआ था दोस्तों। ठीक है, अकाल पड़ने के बावजूद भी ये जो अंग्रेज थे दोस्तों वो क्या, इनसे भू राजस्व कर वसूल कर रहे थे, भू राजस्व कर वसूल कर रहे थे, भू यानी भूमि पर कर वसूल कर रहे थे। ठीक है, अकाल तो पहले से ही पड़ा हुआ था, ऊपर से ये कर और देना पड़ रहा था। तो दोस्तों वहां पर किसानों ने क्या किया? विद्रोह किया दोस्तों, इसका आंदोलन शुरू किया दोस्तों, इसी वजह से ये आंदोलन हुआ दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोस्तों आंदोलन देखा जाए तो 1763 से 70 के बीच में हुआ, 1763 के बीच में ये आंदोलन हुआ दोस्तों, आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न जो आपके होमवर्क में रहता है, मैं डेली आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन जरूर लेके आता हूं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना, और मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया आप सभी अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में टिक कर दें। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करना है। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट था दोस्तों। अगर ये कंटेंट आपको बहुत ही पसंद आया तो मेरे सभी भाई बहन इस क्लास को लाइक कर देंगे
और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे। साथियों लाइक और शेयर जरूर किया करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इस लाइक और शेयर से हमें पता चलता है मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफर करेगा साथियों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, कमेंट बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मेरे वीडियो इस क्लास की जो पीडीएफ फ्री पीडीएफ मिलेगी, आपको कोई चार्ज नहीं करना है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अभी तक हमारी जितनी भी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं स्टूडेंट्स, उन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। आप लोग जल्दी से जाइए और इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट हुई है क्लासेस के अंदर उनको नोट करिए और रिवीजन करिए अच्छे से। क्लास आपको डेली 8 PM पर आपके सामने हाजिर होगी, ठीक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है शुरू से अंत तक। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक नए क्लास के साथ मिलेंगे, एक नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।